या गुड इवनिंग मैम। Good evening. या मैम आप लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए मैम। Okay, thank you. चलिए, the next topic we have to start today is the derivatives. So let's start with the presentation. Okay, I hope the screen is visible. Is the PowerPoint presentation visible to everyone? Can someone please write in the Q&A? I'm sharing the screen again. Just a minute. Okay, derivatives. डेरिवेटिव्स क्या होता है? दे आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट्स हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन एन अंडरलाइंग एसेट। ये एक ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। अब जो कॉमनली एसेट्स यूज होते हैं जब हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट, तो कौन से एसेट्स अंडरलाइंग होते हैं? वो आपके कमोडिटीज भी हो सकते हैं। कमोडिटीज में जैसे आपका ये है वीट है, और आपकी प्रीशियस मेटल्स है, या आपकी कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप है, वो सब कमोडिटीज इसमें हो सकती है। आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, मार्केट इंडाइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन सब एसेट्स के ऊपर डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। The value of the underlying asset keeps changing according to the market conditions. जो अंडरलाइंग एसेट है आपका, उसकी वैल्यू तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एंटरिंग इनटू द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट बाय स्पेकुलेटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इन फ्यूचर। यहाँ पर फ्यूचर में जो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू हो सकती है, उसको उसकी एक एस्टिमेशन के ऊपर स्पेकुलेट करने की कोशिश करी जाती है यूजिंग द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आपके फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन एंड स्वैप्स होते हैं। स्वैप्स इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सो वी विल फोकस ऑन फ्यूचर फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स? फर्स्ट, आपकी जो डेरिवेटिव्स की ट्रांजैक्शंस है, नॉर्मली यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। ज्यादातर ये जो है आपकी स्क्वायरिंग ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शंस को ऑफसेट करते हो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफसेट करो मार्जिन मनी पे करके, या एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके आप उसकी जो है ट्रांजैक्शंस को ज्यादातर ऑफसेट किया जाता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने यूनिट्स में ट्रांजेक्ट कर रहे हो। डेरिवेटिव मार्केट्स आर स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंजेस, ये भी आपके ऑनलाइन प्रॉपर स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंजेस है। डेरिवेटिव्स आर ओनली सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज। अच्छा, डेरिवेटिव्स जो है इनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। ओके, यहाँ पर आप न्यू इशू नहीं कर सकते, सिर्फ ये सेकेंडरी मार्केट है। अब न्यू इशू नहीं है तो मतलब कंपनीज जो है डायरेक्टली अपने डेरिवेटिव लॉन्च करके मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। डेरिवेटिव जो है सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। डेरिवेटिव मार्केट जो है इंडिया में लिक्विड है, काफी हाईली लिक्विड है। आप जब मर्जी जो है अपने डेरिवेटिव्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव जो है ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है। नो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव? सबसे पहले अगर हम तीन के तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ
कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग। पहले आपको ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, आपके अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे आपके दो टाइप के जो है डेरिवेटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कमोडिटी। मतलब जहां पर अंडरलाइंग एसेट एक कमोडिटी है तो हम उसको कमोडिटी डेरिवेटिव कहते हैं, और जहां पर अंडरलाइंग एसेट आपका फाइनेंशियल एसेट है, जैसे कि आपके स्टॉक्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इंटरेस्ट रेट है, मार्केट करेंसीज है, इस टाइप के फाइनेंशियल मार्केट इंडाइसेस है, करेंसीज है, इस टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके अंडरलाइंग एसेट है तो हम उसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं, और जहां कमोडिटीज आपके अंडरलाइंग एसेट है तो हम उसको कमोडिटी डेरिवेटिव कहते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास बेसिक डेरिवेटिव्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं। बेसिक में आपके फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन आते हैं, कॉम्प्लेक्स में जैसे आपके स्वैप्स वगैरह आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में ओटीसी मींस ओवर द काउंटर, जो आमने सामने बैठ के जिनकी ट्रेडिंग होती है ऑन द टेबल, दे आर कॉल्ड ओटीसी, जिसमें कि आपके नॉर्मली फॉरवर्ड्स होते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडिंग जो आपके ऑनलाइन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग होती है, जिसमें आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं। Now these are the three participants in derivative market. First है आपके hedgers, then speculators, then arbitrageurs. hedgers क्या होते हैं? वो फ्यूचर में होने वाले रिस्क से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे? मान लीजिए दो पार्टी है, एक फार्मर है और एक जो है जैसे ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, एक समझ लीजिए वो ना, फार्मर को लगता है कि फ्यूचर में जो है जो गेहूं है उसका प्राइस, मान लो कि गेहूं की क्रॉप है और उसे लगता है वीट का प्राइस अगले साल कम हो जाएगा, इस साल मान लो 40 है और अगले साल जो है वो 35 होने की एक्सपेक्टेशन है। तो वो कहता है कि अगर मैं किसी से अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और मान लो मैं 40 में 41 में अभी से एग्रीमेंट कर लेता हूँ, और वहीं पर एक जो फाइनेंशियल जो आपका मार्केट इंटरमीडिएरी है वो ये सोच रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में जो प्राइस है वो इसका 45 पहुंच जाएगा, इस साल 40 है उस साल 45 हो जाएगा। ऐसे में मान लो वो एक ये आपस में डीलिंग कर लेते हैं 42 रुपीज पे वीट प्रोड्यूस को सेल करने का। तो यहाँ पर ये किस लिए कर रहा है? जो फार्मर है वो दोनों ही की दोनों पार्टीज अपनी पोजीशन को हेज करने की, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मर सोच रहे हैं कि अगर मार्केट का प्राइस घट जाएगा 35 हो जाएगा, मेरे को, मैं तो 42 में एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मेरे को तो बचत हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका मार्केट इंटरमीडिएट वो ये सोचता है कि फ्यूचर में मेरे को मार्केट में 45 में मिलेगा और मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ 42 को, मेरे को 3 रुपीज पर केजी का बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंट परसेप्शंस है, उसके बेसिस पर दोनों अपनी अपनी पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर द हैचर्स। देन वी हैव स्पेक्युलेटर्स। स्पेक्युलेटर्स जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है डेरिवेटिव मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपके नॉर्मली जैसे आपके ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस के थ्रू ज्यादातर होता है कि किसी ने एक जी जब हम ऑप्शन आगे करेंगे तो बताती हूँ, लेकिन स्पेक्युलेटर बेसिकली क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए उन्हें लगता है कि मार्केट में जो है लाइक मार्केट प्राइस फ्यूचर में गिरेगा तो वो जो है, या फिर मार्केट प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं। दे आर द स्पेक्युलेटर्स। देन वी हैव द आर्बिट्रेजेस। आर्बिट्रेजेस क्या होते हैं कि जैसे दो मार्केट्स में साइमल्टेनियसली, एक मान लो कैश मार्केट और एक डेरिवेटिव मार्केट, एक जगह से प्रोडक्ट खरीदा और दूसरी जगह जहां पर उसका रेट ज्यादा चल रहा है उसको हाथ के हाथ बेच दिया, ताकि जो विद इन सेकेंड वो ऐसी ये करते हैं जिससे कि उसको जो दो मार्केट्स में थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है उसको बेनिफिट मिल जाता है। दे आर कॉल्ड द आर्बिट्रेजर्स। ना आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, हमारा जो स्कोप है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मतलब वो डेरिवेटिव जहां पर अंडरलाइंग एसेट आपका एक फाइनेंशियल एसेट है। ओके आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के आपके टाइप्स है फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। As I told you, swaps is out of the scope of your syllabus, so we'll focus on the first three. Forward. Forward क्या है? Forward contract is a private agreement. Just make a note here. It's a private agreement between two parties. Private agreement का मतलब क्या होता है? Over the counter दो parties के बीच में agreement हो रहा है, जहां पर एक पार्टी को ऑब्लिगेशन है परचेज करने की और दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन है सेल करने की कोई पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ फ्यूचर प्राइस, एट अ फ्यूचर एट अ सेट प्राइस, एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। जैसे मैंने अभी आपको वीट का एग्जांपल दिया, वो एक तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? वहां पे दो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही है कि फ्यूचर में एक पार्टी बेचेगी और दूसरी पार्टी खरीदेगी, प्राइस उन्होंने आज ही डिसाइड कर लिया, लेकिन ये ट्रांजेक्शन कब होगी? वो फ्यूचर में होगी। तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
अब यहाँ पे दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन है, मतलब एक को बेचना और दूसरे को खरीदना है। अब भले ही मार्केट में प्राइस 42 की जगह 45 हो जाए, लेकिन जो फार्मर है उसकी ऑब्लिगेशन है वो तो उस पर्सन को ही बेचेगा। सिमिलरली मार्केट का प्राइस अगर 38 हो जाता है तब भी जो बायर है उसकी ऑब्लिगेशन है दैट ही विल बाय फ्रॉम द फार्मर एट 42 रुपीज। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका दोनों के दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन है, ये बिटवीन टू पार्टीज हो रहा है। यहाँ कोई आपका जो है ये कोई स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, टेलर मेड होते, दो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई स्टॉक एक्सचेंज या आपका डेरिवेटिव एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए नॉन ट्रांसफरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए तो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। दीज आर द ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक दूसरे के साथ बैठ के आमने सामने बैठ के काउंटर पर इनको सेटल किया जाता है, ये आपके एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होते। So these are the features of some forward contracts. Next we have futures contract. Future contract क्या है, ये आपका एक legal agreement है to buy or sell a particular commodity asset or security at a predetermined price at a specified time in the future. मतलब ये आपका legal agreement है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका एक लीगल एग्रीमेंट है टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, एसेट को आज के डेट में एक प्राइस सेट कर लेते हो और उस प्राइस पर फ्यूचर में आप उसको बाय सेल करते हो, उसका एक लीगल जो एग्रीमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम लग रहा है आपको फॉरवर्ड के तरीके से, क्यों? क्योंकि वहां पर भी क्या था, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट था, आज प्राइस डिसाइड हो रहा है, ट्रांजेक्शन जो है वो फ्यूचर में हो रही है, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है दैट आई कवर ना। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ये स्टैंडर्डाइज्ड है, वो क्या थे आपके टेलर मेड थे, दो लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बट ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर, डेरिवेटिव एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। आपके डेरिवेटिव एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको बाय सेल कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू फैसिलिटेट trading on a futures exchange. Both the party to the futures have a right to transfer the contract by entering into an offsetting future contract. मतलब दोनों ही पार्टी के पास राइट है एक ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके आप उस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है, अब लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसी तरीके से मान लो एक वीट फ्यूचर्स है जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, वीट का प्राइस 42 रुपीज पर केजी पे सेटल्ड है, ठीक है। एक पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया टू सेल द वीट एट ₹42, लेकिन उसको मार्केट में लग रहा है जैसे जैसे हार्वेस्टिंग टाइम नियर आ रहा है कि मार्केट का जो प्राइस है वो तो बढ़ेगा, वो 45 जाएगा या 47 जाएगा। वो क्या करता है, अपनी एक्सपेक्टेशन के बेस पे आज ही अब एक और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है और अपनी इस पोजीशन को ऑफसेट कर देता है, ठीक है। अभी उसने 42 में बेचने का एग्रीमेंट किया तो 42 का खरीदने का एग्रीमेंट कर लेता है, जिससे कि ये पुराने वाला एग्रीमेंट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। इट इज नॉट ट्रांसफर अंटिल द सेटलमेंट और स्पेसिफाइड डेट, आप उससे पहले दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर सकते हो, लेकिन आपकी सेटलमेंट डेट से पहले, जो स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट है उससे पहले आप इसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड अच्छा, अगर आपने इसको फ्यूचर डेट तक आने तक ट्रांसफर नहीं किया, किसी और को नहीं बेचा, सेटल नहीं किया, तो आपको अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करना पड़ेगा, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उससे आपको इसको उसको मीट करना पड़ेगा। These are the differences between future and forward. Future and forward आपका काफी सिमिलर साउंड करता है, बट ये सिमिलर नहीं होते, आपके इनमें काफी जो है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है। वो क्या है? फर्स्ट, as per the definition of forward contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset, which can be of any kind at a pre-agreed future point in time at a specified price. Similarly, futures contract is a standardized contract. देखो वहाँ पे agreement है या standardized contract है, which is traded on a future exchange to buy or sell a certain underlying instrument at a certain date in the future at a specified price. The structures and purposes.
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है दे आर कस्टमाइज्ड टू द कस्टमर नीड्स, यूजुअली नो इनिशियल पेमेंट इज रिक्वायर्ड, यूजुअली दे आर यूज फॉर हेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया था अपने पोजीशन को सिक्योर करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। यहाँ पर कोई इनिशियल पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज्ड होते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज पे क्यों स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, हर कस्टमाइज नहीं हो सकते, टेलर मेड नहीं हो सकते, तो स्टैंडर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑलरेडी आपके एक्सचेंज ने डिफाइन करे हुए हैं। यहाँ पर जो है बोथ द पार्टीज दे हैव टू सबमिट या दे हैव टू डिपॉजिट एन इनिशियल मार्जिन पेमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज, जिससे कि अगर मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वीट का 42 रुपीज पर केजी का एग्रीमेंट है जो स्टॉक एक्सचेंज पर है, फ्यूचर एग्रीमेंट है, मार्केट में प्राइस घटकर हो जाता है 40 रुपीज, और जो बायर है वो कहते हैं मैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ से नहीं खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से खरीदूंगा। ऐसे केस में 2 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग जो 2000 रुपीज का लॉस हो रहा है वो उसके मार्जिन मनी में से कट जाता है, और जो सेलर ऑफ द जो आपका दूसरी पार्टी है जिसको सेल करना था उसको वो पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए एक मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सबमिट किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है इसके साथ। देन ट्रांजैक्शन मेथड नेगोशिएटेड डायरेक्टली बाय द बायर एंड सेलर, यहाँ पर दो पार्टीज होती है, आमने सामने बैठे होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, और डायरेक्टली बायर और सेलर जो है नेगोशिएट करते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो है प्रॉपर्ली जो कोड इनकी कोटिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे है, तो यहाँ पर आपका कोई भी नेगोशिएशन नहीं चलता है, स्टॉक एक्सचेंज से ही आप इसको सेल परचेज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के दो जनों के बीच में बैठकर होते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल गारंटी नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका बीच में जो भी आपके NSDL CDSL है या फिर जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है एज अ क्लियरिंग हाउस, जो एज अ क्लियरिंग हाउस होता है उसकी प्रॉपर गारंटी होती है यहाँ पर, और उसी गारंटी के लिए मार्जिन मनी रिक्वायर किया जाता है। So these are the differences between futures and forwards. आगे इसी को फर्दर पढ़ते हैं। रिस्क, जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आपके दो पार्टीज के बीच में है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते, तो यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है कि दूसरी पार्टी जो है वो अपने एग्रीमेंट से पीछे हो जाएगा। लेकिन जो आपके फ्यूचर्स होते हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, आपके स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व होता है, तो काउंटर पार्टी का रिस्क बहुत कम रह जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी, अब in forward contract there is no guarantee of settlement until the date of maturity. Maturity date तक भी settlement होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। Only the forward price based on the spot price of the underlying asset is paid. सिर्फ जो spot आपके underlying asset की spot price के basis पर जो उसका प्राइसिंग आ रहा है सिर्फ वही पे किया जाता है। लेकिन फ्यूचर्स में बोथ द पार्टीज दे मस्ट डिपॉजिट एन इनिशियल गारंटी मार्जिन, द वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन इज मार्क टू मार्केट रेट्स विद डेली सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस। यहाँ पर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है सबमिट करने की स्टॉक एक्सचेंज, और साथ में डेली के डेली मार्क टू मार्केट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेली की डेली सेटलमेंट होती है। जैसे प्राइस मार्केट में मूव करता है तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से दोनों पार्टीज के अकाउंट सेटल कर दिए जाते हैं। Then contract maturity. Forward contracts generally mature by delivering the commodity. देखो मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादातर आपके कैश सेटल्ड होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जब घर पे जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए दे जनरली मैच्योर बाय डिलीवरिंग दी कमोडिटी, यहाँ पर कमोडिटी की एक्चुअल डिलीवरी करी जाती है। जैसे मैंने और इसी वजह से ज्यादातर क्या होता है ये कमोडिटीज के ऊपर होता है आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कमोडिटी की डिलीवरी करी जाती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिलीवरी पर मतलब वो इसकी डिलीवरी करी जाए। So it is not necessary that they will mature by delivery of the commodity. Now expiry date.
यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो आपके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी जो आपको स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है, तो ये जो है स्टैंडर्डाइज होते हैं। लिक्विडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी कम है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा। लिक्विडिटी इसलिए ज्यादा है वहां पर, क्यों? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे तो उसको लिक्विडिटी नहीं मिलती। वहीं पर आपकी फ्यूचर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो उसको लिक्विडिटी मिल जाती है। So these were few differences between forward and future. Now forward contract की फीचर्स हमने करते, कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले क्योंकि ये आपके स्टॉक एक्सचेंज में सेटल होते हैं, ट्रेड होते हैं, तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। इनकी वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज होती है जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। देन यहाँ पे रिस्क, काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता और इंटरमीडिएट कैश फ्लोज, आपको बीच में जो है इसमें कैश फ्लो आपका होता रहता है। Now these are how to price the futures. फ्यूचर्स जो है, जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर, कोई फ्यूचर अवेलेबल है उस मार्केट में 100 रुपए पे, क्या आपको उस फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो वो आप कैसे बता सकते हैं? सेकंड उसकी वर्थ से। अगर उसकी वर्थ 100 रुपये से ज्यादा है तो आप उसको खरीद सकते हैं, अगर 100 से कम है उसकी वर्थ तो आपको वो नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। अब फ्यूचर की प्राइसिंग कैसे होती है? हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस है। फर्स्ट, जब कोई डिविडेंड पे नहीं करती कंपनी। सेकंड, जब अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिविडेंड पे करता है। थर्ड, जब डिविडेंड यील्ड जो है वो गिवन होती है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से होता है। जस्ट अ मिनट, आई विल स्विच टू अनदर स्क्रीन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर्स नाउ, कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आई होप माय सेकंड स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट एक ओपन किया है। इज इट विजिबल नाउ? प्लीज राइट इन द Q&A बॉक्स। ओके, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल। जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहले मेरा केस था नो डिविडेंड। जब अंडरलाइंग एसेट के ऊपर कोई भी डिविडेंड नहीं आने वाला, उस केस में F इज इक्वल टू SERT। आई होप दिस इज विजिबल। S क्या होता है आपका? S इज द स्पॉट प्राइस, मतलब जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। E आपका एक्सपोनेंशियल है। R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, एंड T इज द टाइम इन ईयर्स। R है पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम इन ईयर्स। तो सबसे पहले जब कोई भी आपको जो अंडरलाइंग एसेट है, मान लो अंडरलाइंग एसेट एक शेयर है, उस शेयर पर कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, तब आप क्या करेंगे उसकी प्राइसिंग? लुक हियर, एग्जांपल नंबर 1 देखिए। द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड is currently trading at ₹100 in the spot market. The future contract of the same share
मैच्योर्स इन 3 months, तो टाइम क्या हो गया 3 months, और उसकी मार्केट में प्राइस इस टाइम प्राइस क्या है 100 रुपए, एंड द कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रिस्क फ्री रेट इज 8% पर एनम। तो ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 8% पर एनम। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैविंग लॉट साइज ऑफ 50। देखो ये लॉट साइज ऑफ 50 किस लिए होता है, एट द एंड आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप एक फ्यूचर की वैल्यू निकालोगे और लॉट साइज 50 का तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ओके, नाउ F इज इक्वल टू SERT। S क्या है इसका स्पॉट प्राइस कि मार्केट में कितने में ट्रेड हो रहा है 100 रुपए में, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट में आज की डेट में प्राइस क्या है 100 रुपए। ERT, ER क्या है आपका 8%, तो आप करेंगे 0.08। ओके, एंड टाइम क्या है आपका, रेट आप लेंगे एनुअली परसेंटेज पूरे साल का कितना 8% यानी कि 0.08, एंड टाइम इज 3 months, तो आप 3 months को 3/12 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे e की पावर 0.08 इंटू 3/12 करोगे तो इट इज 100 e की पावर 0.02। e की पावर 0.02 की वैल्यू है 1.0202, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए 102 रुपए 2 पैसे। ओके, अब उस लॉट साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी 550 का है, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 102 रुपए 2 पैसे। ओके, और 50 का जो आपका लॉट साइज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 102.02 into 50, दैट इज 5101। सो दिस इज हाउ वी डू द प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स व्हेन नो डिविडेंड इज पेड। लेकिन आपका केस है जब डिविडेंड पे होता है। ओके, अब दोबारा से ऊपर देखिए, अगर डिविडेंड फ्यूचर में पे हो रहा, अंडरलाइंग एसेट जो है डिविडेंड पे करेगी आपके होल्डिंग पीरियड में, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी F इज इक्वल टू S माइनस आई। एस की जगह S माइनस आई हो जाएगा और E की पावर RT रहेगी, जहां पर I क्या है, I इज बेसिकली जो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी दे रहा है प्रेजेंट डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट इज योर I। तो इट इज F इज इक्वल टू S माइनस आई E की पावर RT। I क्या है आपका, I इज द इनकम, जो आपकी इनकम जनरेट होता है चाहे डिविडेंड मिले चाहे इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर, दैट इज योर I। अब यहाँ पर भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है I की, खाली I मान लो ऐसा हो कि फ्यूचर में 100 रुपए 1 साल बाद देगा, तो 100 रुपए की आज की वैल्यू लेंगे कि स्पॉट प्राइस जो एस है वो भी करंट वैल्यू में है। तो आप जब उसके कंपैरिजन करेंगे तो आपको सेम वही साड़ी सेम वही जो है इसको क्योंकि आपका जो स्पॉट प्राइस है वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो आपको जो डिविडेंड भी है उसको भी आपको प्रेजेंट जो आई मतलब आपकी इनकम है उसको भी आपको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है। मान लो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग जो आपका होल्डिंग पीरियड है, मान लो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उस 3 महीने में कंपनी जो है 50 रुपए का डिविडेंड पे करने वाली है, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या आप वो निकालेंगे और वो माइनस करेंगे। नो, व्हेन द अंडरलाइंग एसेट प्रोवाइड्स नॉन इनकम यील्ड और डिविडेंड यील्ड। थर्ड केस क्या है, जब आपको जैसे सेकंड केस में क्या आपको इंटरेस्ट इनकम गिवन है, अब थर्ड में आपको यील्ड गिवन है, तो पहले हम सेकंड केस का एग्जांपल करते हैं। थ्री मंथ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, 3 मंथ इसका टाइम पीरियड हो गया, तो 3/12 टाइम पीरियड हो गया। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी इंडेक्स, द करंट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज 500। ओके, तो ये स्पॉट प्राइस हो गया 500। continuously compounded dividend yield expected on the underlying asset is 5%। अच्छा, ये आपका डिविडेंड यील्ड का क्वेश्चन है, मैं पहले आपका सेकंड पार्ट का करवाती हूँ। ओके, एग्जांपल नंबर 3 देखिए पहले। The spot price of the equity shares of XYZ Limited is ₹100. The company is expected to declare a dividend of ₹20 after a month। एक महीने के बाद जो है डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो आज की वैल्यू मतलब उसको एक महीने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। What would be the price of the 3 months future of the same share if continuously compounded risk-free rate is 12%? रिस्क फ्री रेट है आपका 12%, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड आपको एक महीने के बाद मिलेगा, तो उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू 20 ई की पावर माइनस RT। 20 क्या है आपकी
बेसिकली आपको जो डिविडेंड मिलेगा 1 महीने के बाद 20 रुपए मिलेगा, उसकी आज की डेट में आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये 20 रुपीज की उसकी 1 महीने बाद की वैल्यू। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 20 इंटू ई की पावर माइनस RT करेंगे, यानी कि 20 ई की पावर माइनस, अब आपका R कितना रिस्क फ्री रेट है आपका 12%, तो 0.12 हो गया, और टाइम कितना है आपको 1/12, 1 मंथ इज 1/12, तो 0.012 इंटू 1/12 आप करेंगे तो माइनस 0.12/12 हो जाएगा, which is 20 e की पावर minus 0.01, which is 20 e की पावर 0.01, and it will give you, since e की पावर 0.01 जो है 1.01 है, तो it is 20 by 1.01, 19.80। तो आज के डेट में अगर 19.80 तक अच्छा 19.80 जो है वो आपकी 1 महीने बाद मिलने वाले इंटरेस्ट की आज की डेट में वैल्यू क्या है? 19.80। अब अगर हम फ्यूचर का प्राइस निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू S माइनस आई ई की पावर RT, यानी कि आपका S कितना है? S इज योर 100 रुपीज, क्योंकि इसके स्पॉट प्राइस 100 रुपीज है, और आपकी जो I की प्रेजेंट वैल्यू वो क्या है? 100 इंटू 9, इट इज बेसिकली 19.80 जो हमने अभी अभी ऊपर निकाली है। तो S is 100, I is 19.80, S minus I is 100 minus 19.80, और E की पावर वही आपके, अब E की पावर क्या होगी? E की पावर RT, R क्या? 0.12, टाइम अब क्या है? देखिए इंटरेस्ट आपको 1 महीने बाद मिल रहा था, लेकिन फ्यूचर की का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने है। ओके, तो वहां पर आप करेंगे इंटू 3/12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 82.606। अगर आप डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मतलब आपको डायरेक्ट डिविडेंड देने की जगह आपको डिविडेंड यील्ड दे रखी है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड। ओके, थर्ड केस, when the underlying asset provides known income yield और dividend yield। अब इनकम या डिविडेंड आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में, मनी फॉर्म में नहीं गिवन होगा, उसकी यील्ड गिवन होगी कि इतने परसेंट के रेट से आपको इनकम जनरेट होगी। उस केस में आपका फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू S E की पावर R माइनस Q इंटू T। अभी तक E की पावर RT थी, R वॉज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब जो हो जाएगा R माइनस Q हो जाएगा, हम इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो E की वैल्यू होती है एग्जाम में ज्यादातर आपको इसका टेबल गिवन होगा, टेबल नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी होगी, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखी थी। Okay, look at example number 2. Consider a 3-month stock index futures contract Nifty index. The current value of the index is 500 and continuously compounded dividend yield expected on the underlying share is 5%. ये क्या है आपकी continuous compounded dividend yield? मतलब ये आपको dividend yield Q given है 5%, 0.05 is your Q। आपका current value जो होता है वो spot price होता है which is 500 rupees, which is 500, और आपका रिस्क फ्री रेट है 11%। आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की का प्राइस अगर लॉट साइज है 100। तो देखो मैंने यहाँ पे F इज इक्वल टू S E R माइनस Q की पावर T के साथ ही 100 वो जो पहले मल्टीप्लाई कर दिया 100 इंटू, अब S 100 क्योंकि लॉट साइज मेरा 100 का, हम चाहे तो इसको 1 करके भी कर सकते हैं। कैसे कि आपके F की फ्यूचर, एक फ्यूचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? S E की पावर Q R माइनस Q इंटू T, यानी कि 500 E की पावर R जो 0.11 है, Q जो है आपका 0.05 है, माइनस किया तो 0.06 आएगा इंटू 3/12, तो वो आपकी E की पावर 0.015 होगी। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो इट विल बी दिस वन
50750 ये आपकी एक फ्यूचर की वैल्यू नहीं है, ये आपके पूरे लॉट साइज की वैल्यू है। 100 का जो लॉट साइज है, इसलिए मैंने शुरू में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सो दिस इज हाउ वी डू दी फ्यूचर प्राइसिंग। Now all of you please look at this question and try to do. करिए जरा इसको। Okay, now what does the question says? The question says the shares of a company are currently trading at ₹40 in the spot market. तो ये क्या हो गया? Spot price ऐसा हो जाएगा। Future contract of the same share matures in 2 months and continuously compounded risk-free rate is 12%. Find per annum. Calculate the price of the future contract having the lot size of 100 if no dividend is paid. No dividend है तो F is equal to S E की power RT वाला फॉर्मूला हो जाएगा, where S is 40 E की पावर R इंटू टी। R की आपका 0.12 माइनस 0.6 यानी कि सॉरी S इज इक्वल टू सॉरी F इज इक्वल टू एस ई आर टी। एस क्या है 40, E की पावर R है आपकी 0.12 और T है आपका 2 मंथ्स यानी कि 2/12 हो जाएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू ई की पावर 0.02। 0.02 मतलब आपको पिछले के भी क्वेश्चन में बताया था और यहाँ पर भी आपको वैल्यू गिवन है। ई की पावर 0.02 की वैल्यू होती है 1.0202 इज इक्वल टू ₹40.18। तो अब इसी की बेसिस पे 40 ई की पावर 0.02 की वैल्यू आ गई 40 इंटू 1.0202 यानी कि 40.81। लॉट साइज 50 का है तो हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी लॉट साइज आपके क्वेश्चन में 100 का है। जस्ट अ मिनट। तो प्राइस क्या हो जाएगा 100 इंटू 40.81 4081। ये आपके पूरे फ्यूचर का जो लॉट है 100 शेयर का उसकी वैल्यू है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है यहाँ तक? आई होप फ्यूचर प्राइसिंग सबको क्लियर है। हमने 3 केसेस किए हैं। पहला कौन सा किया है? जब कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती है तो हमारी वैल्यू जाती है F इज इक्वल टू एस ई आर टी। सेकेंड, डिविडेंड एक्सपेक्टेड है एब्सोल्यूट फॉर्म में गिवन है तो S माइनस आई ई की पावर आर टी। और अगर डिविडेंड यील्ड गिवन है तो S ई की पावर आई माइनस क्यू की ई इंटू ई की पावर आर माइनस क्यू इंटू टी। चलिए आगे करते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर। एक मिनट मेरे को अपनी स्क्रीन स्विच करनी, जस्ट अ सेकेंड। I hope the screen is visible again. आपकी PPT visible है अब? तो we were doing the pricing of the futures. अब फ्यूचर्स का टॉपिक आपका ओवर होता है। एक मिनट, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ। ओके, टाइप्स वाला चार्ट मैं दोबारा से कर देती हूँ प्रियंका, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एक मिनट, मैं शेयर दोबारा कर रही हूँ, पीपीटी शेयर नहीं हो पा रही है, जस्ट अ मिनट। ओके, आई होप इट इज विजिबल नाउ।
नो अच्छा, पहले तो आपने मुझे कहा था टाइप्स वाला चार्ट में दोबारा बता देती हूँ। टाइप्स जस्ट टाइप्स हमने दो तरीके करे हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले हम डेरिवेटिव को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, कि जो अंडरलाइंग एसेट है, जिस एसेट के ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा रहा है वो एसेट है क्या। जैसे मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल दिया, वहां वीट आपका अंडरलाइंग एसेट था और वीट एक कमोडिटी है तो हम उसको कमोडिटी डेरिवेटिव कहते हैं। वहीं पर एग्रीमेंट अगर किसी कंपनी के शेयर्स की सेल परचेज के लिए है तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। लेकिन अगर जहां पर ओके तो आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हो गए जहां पर आपके अंडरलाइंग एसेट जो है वो स्टॉक मार्केट के शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, आपकी करेंसी हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, तो वो हो जाता है आपका फाइनेंशियल एसेट। और जहां पर आपका अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी है तो वो हो गया आपके कमोडिटी डेरिवेटिव्स। नाउ अगर हम बेसिस करें कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, आपके कुछ सिंपल डेरिवेटिव्स होते हैं, सिंपली जिनकी जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं वो सिंपल होते हैं, दे आर कॉल्ड द बेसिक डेरिवेटिव्स। और कुछ आपके कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको जो जैसे कि आपको स्वैप है। नाउ ट्रेडिंग के बेसिस पे, ट्रेडिंग कहां पर हो रही है, अगर आपस में ऑन द काउंटर हो रही है, ओवर द काउंटर हो रही है, दो पार्टीज के बीच में हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर ट्रेडेड। एंड अगर एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है, जैसे ज्यादा फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग एक्सचेंज में होती है, और जो आपके फॉरवर्ड से ज्यादातर वो आपके ओटीसी ट्रेडेड होते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की टाइप की बात करें तो ये फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन और स्वैप्स हैं। तो फ्यूचर फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया, अब हम ऑप्शंस कर रहे हैं, स्वैप्स वी डोंट हैव टू डू। ओके ऑप्शंस। अब देखिए ऑप्शन ना आपके फ्यूचर फॉरवर्ड एक सिंपल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा इजी, आपको समझ आ जाता है कि दो पार्टी इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑप्शंस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट को है, थोड़ा सा अलग है। क्यों? फ्यूचर और फॉरवर्ड में दोनों ही पार्टी ऑब्लाइज्ड होती है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। अगर फार्मर बेचना चाहता है तो जो आपका इंटरमीडिएटर है वो आपका खरीदने से मना नहीं कर सकता। इस तरीके से वो खरीदना चाहता है क्या नाम है आपकी जो सेकंड पार्टी है, तो फार्मर को सेल करना ही पड़ेगा। दोनों ही के दोनों ऑब्लाइज्ड है, किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। ओके लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस क्या होता है, बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो एक अलग टाइप के एग्रीमेंट है बिटवीन अ बायर एंड सेलर that gives the purchaser of the option the right to buy or sell a particular asset at a later date at an agreed upon price। मतलब देखो यहाँ पे दो पार्टी आते हैं, एक तो होता है ऑप्शन को जो परचेज कर रहा है विच इज कॉल्ड द ऑप्शन परचेजर या ऑप्शन होल्डर। एक होता है जो ऑप्शन को बेच रहा होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या होता है, सिर्फ जो परचेजर है, होल्डर है, उसको राइट मिलता है, ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। लेकिन जो राइटर है वो ऑब्लाइज्ड होता है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको इस राइट को देने के लिए ऑप्शन होल्डर से कुछ एक प्रीमियम का अमाउंट मिलता है। ओके इसीलिए ऑप्शंस जो है दे प्रोवाइड द राइट टू ऑप्शन होल्डर एंड नॉट द ऑब्लिगेशन, बट द ऑप्शन राइटर हैज एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन राइटर गेट्स अ प्राइस कॉल्ड प्रीमियम फॉर ग्रांटिंग दिस राइट। इस राइट को देने के लिए वो प्रीमियम चार्ज करता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। इन सब जगहों पर आपके नॉर्मली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं। सॉरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन सिक्योरिटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। इन सभी जगहों पर आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यूज होते हैं। सिक्योरिटीज के ऊपर भी ऑप्शन होते हैं, कमोडिटी में भी होते हैं, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी आपके ऑप्शंस बन सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? रीड दिस पॉइंट्स। ओके फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स में दोनों ही पार्टीज के पास ऑब्लिगेशन है, लेकिन ऑप्शंस में होल्डर के पास राइट है और राइटर के पास ऑब्लिगेशन है। फ्यूचर में कोई भी प्रीमियम जैसा कंसेप्ट नहीं होता। ऑप्शन में जो ऑप्शन का प्रीमियम है दैट हैज टू बी पेड बाय द होल्डर टू द बायर और राइटर।
म्यूचुअल मेच्योरिटी पीरियड आपके ज्यादातर फ्यूचर्स जो होते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए होते हैं और ऑप्शन जो है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। प्रॉफिट और लॉस, बोथ द पार्टीज आर एक्सपोज्ड टू अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस। अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस कैसे कि मार्केट का प्राइस मान लो कुछ भी बढ़ जाता है तो अनलिमिटेड, लेकिन जो फार्मर है उसको तो वही 42 पे सेल करना है, तो यानी कि उसके का जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, उसको खुद नहीं पता कितना लॉस हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लो मार्केट का प्राइस 0 हो जाएगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट है उसको तो इसी फार्मर से खरीदना है, तो उसका जो है उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। होल्डर इज एक्सपोज, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में क्या, होल्डर इज एक्सपोज टू अनलिमिटेड लॉस बट चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड। होल्डर जो है उस, क्योंकि उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका राइट है कि ही कैन इधर एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और कैन लेट इट लैप्स, ठीक है। अब उसके पास राइट है तो वो मार्केट के प्राइस से कंपेयर कर ही अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। उसका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो होता है जिसने प्रीमियम पे किया। अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा तो वो प्रीमियम जो है वो उसका लैप्स हो जाता है, अदरवाइज जो है हाँ, अगर वो उसका मतलब वो लैप्स हो जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो जो उसने प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम उसका एक लॉस है, इससे ज्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर प्रॉफिट्स के चांसेस जो होते हैं अनलिमिटेड होता है। राइटर के लिए उल्टा, राइटर के लिए लॉस के चांसेस अनलिमिटेड है, लेकिन उसका प्रीमियम कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, द प्रीमियम इज रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी जो उसका प्रॉफिट है वो रिस्ट्रिक्टेड है प्रीमियम तक, प्रीमियम से ज्यादा का प्रॉफिट जो राइटर के पास नहीं हो सकता है। अब हमारे ऑप्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं, हम ऑप्शंस को अगेन 4 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपका कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन वो होता है जहां पर होल्डर के पास राइट टू बाय है, पुट ऑप्शन में होल्डर के पास जो है राइट टू सेल है। मतलब कॉल ऑप्शन में जो होल्डर है वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए for example I enter an agreement to sell the shares of any company जो आज मार्केट में 100 रुपए पे चल रहा है, और मैं एक एग्रीमेंट कर लेती हूँ उसको 2 महीने के बाद 120 रुपए पे मैं बेच सकती हूँ, ठीक है। तो वो हो गया मेरे पास एग्रीमेंट, क्या है मेरे पास राइट टू सेल है, तो दैट इज पुट ऑप्शन। लेकिन वहीं पर मैं अग्रीमेंट फ्यूचर में खरीदने का करती हूँ तो मेरा कॉल ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन में जो ऑप्शन होल्डर होता है उसके पास राइट टू बाय होता है और इसमें राइट टू सेल होता है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आपका जो कॉल ऑप्शन है और जो पुट ऑप्शन है उसमें डिफरेंस यही होता है कि जो कॉल ऑप्शन है इट गिव्स द ऑप्शन होल्डर टू द राइट टू बाय, एंड पुट ऑप्शन में उसके पास राइट टू सेल होता है। देन वी हैव अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शंस। ओके, अमेरिकन ऑप्शन वो होते हैं जहां पर एक्सपायरी डेट से पहले आप अपने एग्रीमेंट को सेटल कर सकते हो, दैट इज एन अमेरिकन ऑप्शन। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, जो सिर्फ एक्सरसाइज डेट पर ही आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, दे आर द यूरोपियन ऑप्शंस।
देन वी हैव नेक्ड ऑप्शन एंड कवर्ड ऑप्शन। नेक्ड ऑप्शन क्या होता है कि जिस चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है वो अगर एसेट ऑलरेडी आपके पास है तो वो एसेट आपके पास नहीं है तो दैट इज नेक्ड ऑप्शन। मान लो मैं एक एग्रीमेंट कर रही हूँ शेयर्स को सेल करने का मेरा, ठीक है, और वो शेयर्स मेरे पास है ही नहीं, दैट इज अ नेक्ड ऑप्शन। लेकिन अगर वो शेयर्स मेरे पास हैं जिनको सेल करने का मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ तो दैट इज अ कवर्ड ऑप्शन। अब आप कहेंगे मैम अगर शेयर्स आपके पास है ही नहीं तो आप एग्रीमेंट कैसे कर सकते हो? आई कैन डू, मैं एग्रीमेंट कर लूंगी। मान लो मैंने शेयर्स को 120 रुपए में सेल करने का एग्रीमेंट किया, ओके, शेयर्स मेरे पास नहीं है, मार्केट में मान लो उस दिन प्राइस हो जाता है 115 रुपए, तो मैं क्या करूंगी मार्केट से 115 पे खरीदूंगी और आपको सेल कर दूंगी 120 पे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द नेक्ड ऑप्शन। नाउ कवर्ड ऑप्शन क्या होता है? जहां पर आपके पास ऑलरेडी वो एसेट है जिसके ऊपर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कवर्ड ऑप्शन। देन वी हैव दी स्टॉक इंटरेस्ट, स्टॉक इंटरेस्ट एंड इंडेक्स ऑप्शंस। स्टॉक इंटरेस्ट एंड इंडेक्स ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अगर अंडरलाइंग एसेट आपका कोई स्टॉक है यानी कि कोई शेयर है तो उसको हम कहेंगे स्टॉक ऑप्शन। जहां पर आपका अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट है तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑप्शन। और जहां पर आपके इंडेक्सेस के ऑप्शन होते हैं जैसे आपके निफ्टी के ऑप्शन है, सेंसेक्स के ऑप्शंस है, वो उनकी मूवमेंट पे वैल्यू, उनकी वैल्यू डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑप्शन। तो अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पर जो हम ऑप्शंस को स्टॉक इंटरेस्ट एंड इंडेक्स ऑप्शंस की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट है ऑप्शन प्रीमियम। मैंने आपको भी बताया कि जो ऑप्शन होल्डर है उसको राइट मिलता है, ऑप्शन राइटर की ऑब्लिगेशन होती है। इस राइट को लेने के लिए ऑप्शन होल्डर जो है जो ऑप्शन होल्डर होता है वो राइटर को एक प्रीमियम पे करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्शन प्रीमियम। एक्सपायरेशन डेट मतलब जिस फ्यूचर डेट में उन्हें एक्चुअल में ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे मान लो एक एग्रीमेंट है टू सेल द शेयर्स, तो इन फ्यूचर 2 महीने बाद की वो डेट जिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना, दैट इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन डेट। देन स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली द प्राइस, मतलब जो आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है, जिस प्राइस पर आपका एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। In the money, at the money and out of money are 3 different situations. ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। कैसे कि जिस टाइम आप अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, क्या उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो वो इन द मनी है, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप एट द मनी है, एंड अगर वो प्रॉफिटेबल सॉरी अगर वो लॉस में है तो आउट ऑफ मनी। और एट द मनी का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये मैं आपको शो करती हूँ एक आपकी किस तरीके से वर्क करती है। जस्ट अ मिनट। प्रियंका, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट अगर हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरवर्ड फ्यूचर का डिफरेंस, फ्यूचर ऑप्शन का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, टाइप्स इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी फ्यूचर प्राइसिंग और ऑप्शंस की जो आपकी अभी मैं आगे करवाऊंगी, ऑप्शन में प्राइसेस नहीं होते बेसिकली, ऑप्शंस में की प्रॉफिट हम जब नेट पे ऑफ कैलकुलेट करते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द ऑप्शंस, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आगे मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे दिखा रही हूँ किस तरीके से हम इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी को कैलकुलेट करते हैं। आई होप द डॉक्यूमेंट इज विजिबल। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली है।
ओके ये देखिए इसको हम कहते हैं मनीनेस। अगर एक कॉल ऑप्शन की हम बात करते हैं, अगर स्पॉट प्राइस है, जैसे आज की डेट में मैं एक एग्रीमेंट में एंटर कर रही हूँ कि मैं फ्यूचर में ये मान लो एक शेयर है जो आज की डेट में 100 रुपए पे चल रहा है और फ्यूचर में मैं एग्रीमेंट करती हूँ 2 महीने बाद 90 में खरीदने का, तो मेरा स्पॉट प्राइस मतलब आज की वैल्यू जो है स्ट्राइक प्राइस मेरे एग्रीमेंट की वैल्यू से ज्यादा है। अगर मान लो मैं 100 रुपए ऑलरेडी शेयर चल रहा है और मैं फ्यूचर में 90 में खरीदने का एग्रीमेंट करती हूँ, तो मुझे तो आज की डेट में अगर देखे तो प्रॉफिट ही है ना, 100 का शेयर मैं 2 महीने बाद 90 में खरीद रही हूँ, तो इसको हम कहते हैं इन द मनी। और अगर आपका आज 100 रुपए और फ्यूचर में मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ 110 में खरीदने का, तो मुझे तो लॉस है। 100 रुपए की चीज जो मैं आज 100 में खरीद सकती हूँ, मैं 2 महीने बाद 110 में खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रही हूँ, तो ये आउट ऑफ मनी की सिचुएशन है। और अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस आज की डेट में जो प्राइस है वही आपका 2 महीने बाद आप एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं एट द मनी। सिमिलरली पुट ऑप्शन में मेरी पोजीशन क्या है पुट ऑप्शन में, होल्डर की ही हैज द राइट टू बाय, सॉरी राइट टू सेल। बाय तो हम कॉल ऑप्शन में कर चुके हैं। आज मान लो मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की है और मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैं 2 महीने बाद वो 90 में बेचूंगी, तो मुझे तो लॉस है ना इसमें, तो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी। लेकिन वही 100 रुपए की चीज अगर मैं फ्यूचर में 110 में बेचने का एग्रीमेंट कर रही हूँ कि आज स्पॉट प्राइस है 100 रुपए और मैं बेचूंगी कितने में 110 में, तो स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस और यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इन द मनी। और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस अगर सेम है तो उसको हम कहते हैं एट द मनी। सो दीज आर द 3 टर्मिनोलॉजीज जिसको हम कहते हैं इन आपकी मनीनेस। चलिए इसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस है, हम इसको ऐसे भी एग्जामिन कर सकते हैं। सिचुएशन 1, an investor buys the 3 months call option on the stock of ABC Limited at an exercise price of 100 for a premium of ₹5. The current market price of the stock is 95. देखो अभी जो है 95 का है और वो एग्रीमेंट क्या कर रहा है 100 रुपए में खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है 3 महीने बाद। तो जो ऑलरेडी आज 95 में आप एग्रीमेंट, अगर हम आज की डेट पे देखें 95 की चीज आप 100 में खरीदने का एक एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आप आउट ऑफ मनी हो, आपको इसमें लॉस हो रहा है। वहीं पर आपका जो नेक्स्ट है, इन्वेस्टर बाय द 3 months कॉल ऑप्शन ऑन द स्टॉक प्राइस एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100, करंट प्राइस जो उसको 110 है और वो खरीदने का कितने में एग्रीमेंट कर रहा है 100 में, तो वो क्या है इन द मनी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं पर अगर 100 रुपए आज उसकी वैल्यू है और वो फ्यूचर में 100 रुपए के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो क्या है उसको हम कहते हैं एट द मनी। नाउ सिचुएशन नंबर 4 देखिए, an investor buys a 3 months put option on the stock of XYZ Limited at an exercise price of ₹100 for a premium of ₹5. The current market price of the stock is 95. देखिए यहाँ पर क्या है कि उसके पास क्या है, he is the holder of put option, मतलब उसके पास राइट टू सेल है। आज 100 रुपए की चीज है और वो फ्यूचर में 95 में सेल करने का एग्रीमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लॉस हो रहा है। 100 की चीज जो आज 100 रुपए दे में आपको आप 100 रुपए में आज बेच सकते हो और आप एग्रीमेंट करें 2 महीने बाद उसको 95 में बेचने का, तो यहाँ पर आपको क्या, सॉरी करंट मार्केट प्राइस आपका 95 है और आप एग्रीमेंट कर रहे हो 100 में बेचने का, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर सिचुएशन नंबर 5 देखिए, करंट मार्केट प्राइस है 105 के और 100 में बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस आपका 100 रुपए है, तो हम उसको कहेंगे आपको लॉस हो रहा है, आउट ऑफ मनी। और अगर मान लो करंट मार्केट प्राइस भी 100 है और आप का जो एग्रीमेंट है वो भी 100 का है, तो इसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी एट द मनी वाली सिचुएशन। तो इसको हम कहते हैं मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस। जस्ट अ मिनट, अब हम इसके पे ऑफ्स और स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं। आप लोगों को जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किया वो विजिबल है ना? प्लीज समवन राइट इन द चैट बॉक्स, इज इट विजिबल और नॉट, जो मैंने भी कराया है।
थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है हमारी पोजीशन ऑफ द ऑप्शन होल्डर। आपका जो ऑप्शन होल्डर है उसकी पोजीशन हम कैसे एनालाइज करते हैं? हम लोग एक्चुअली पोजीशंस कहते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की टर्म्स में। अगर आप एक कॉल या पुट ऑप्शन को खरीदते हैं, मतलब आप एक ऑप्शन होल्डर है, तो हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन है आपकी। लेकिन वहीं पर अगर आप एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, मतलब एक राइटर है आप, जहां पर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो या पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन इन कॉल और शॉर्ट पोजीशन इन पुट। मतलब कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हो तो आपकी लॉन्ग पोजीशन कॉल में है, कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो मतलब कॉल ऑप्शन राइटर हो तो यू हैव अ शॉर्ट पोजीशन इन कॉल। सिमिलरली पुट ऑप्शन को अगर आप खरीद रहे हो, यू आर द बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन, यानी पुट ऑप्शन होल्डर हो, तो यू हैव अ लॉन्ग पोजीशन इन पुट। एंड सिमिलरली आप उसको राइट कर रहे हो, आप उसके राइटर हो, किसी और को पुट ऑप्शन बेच रहे हो, तो आपकी शॉर्ट पोजीशन है पुट में। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द प्रॉफिट एंड पे ऑफ इन द ऑप्शंस। तो हम बाय करने पे और सेल करने पे देखेंगे क्या प्रॉफिट हो रहा है और पे ऑफ्स हो रहे हैं, और ऐसी जो पुट ऑप्शन है उसको बाय और सेल करने में क्या प्रॉफिट और पे ऑफ्स हो रहे हैं, दैट वी हैव टू डू। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करते हैं। विल टेक एन एग्जांपल एंड डू। जस्ट अ मिनट। ओके, स्टार्टिंग विद द कॉल ऑप्शन। देखो पे ऑफ्स का मतलब क्या होता है कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है डिफरेंट मार्केट कंडीशन में। आपके मार्केट में जैसे मान लो आपने एग्रीमेंट तो किया किसी चीज का 100 रुपए पे, कि 100 रुपए पे आप फ्यूचर में सेल करेंगे या बाय करेंगे, लेकिन मार्केट में प्राइसेस तो जरूरी नहीं है 100 हो। आपने तो प्रीडिटरमाइंड प्राइस जो 100 रुपए का सेट कर लिया, लेकिन मार्केट की प्राइस तो फ्लक्चुएट हो सकता है। इट कुड बी 90, इट कुड बी 95, इट कुड बी 100, 105। तो हम उस टाइम पे कंपेयर करते हैं कि क्या अगर हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन बायर की, कॉल ऑप्शन होल्डर की। मतलब जिसने कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा है, या हम कह सकते हैं जिसकी लॉन्ग पोजीशन है कॉल में। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जस्ट रीड द एग्जांपल। सपोज एन इन्वेस्टर बाइज अ कॉल ऑप्शन कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड at a strike price of ₹50 with an option premium of ₹2। मतलब एक पर्सन है, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा है। कॉल ऑप्शन मतलब उसके पास राइट है उस शेयर को खरीदने का 50 रुपए में। स्ट्राइक प्राइस 50 रुपए, मतलब आप जो भी आपका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे जो भी आपकी एक्सरसाइज डेट है, उस डेट पर उस बंदे को राइट मिला हुआ है कि वो ऑप्शन राइटर से 50 रुपीज में वो शेयर खरीद सकता है, जिसके बदले में वो उसे 2 रुपए का प्रीमियम दे रहा है। It means that at the expiry date the option holder can buy the share at 50। अब अगर मार्केट प्राइस जो है 50 रुपीज से कम है, तो क्या वो ऑप्शन राइटर से खरीदेगा? नो, वो अपने ऑप्शन को लैप्स कर देगा, लेकिन मार्केट से खरीद लेगा। ठीक है, वहीं पर अगर मार्केट प्राइस 50 रुपए से ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा? वो उस पर्सन से खरीदेगा और मार्केट में उसको बेच देगा। ठीक है, तो मतलब कॉल ऑप्शन होल्डर क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन होल्डर, अब बड़े ध्यान से सुनिए, कॉल ऑप्शन होल्डर जो है, अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता है आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो वो अपने ऑप्शन को लैप्स कर देते हैं, वो उसे नहीं एक्सरसाइज करते। क्यों? उनको कोई बेनिफिट नहीं है ना। मार्केट में अगर कोई चीज 45 में मिल रही है तो 50 रुपीज में क्यों खरीदेगा? उनके पास तो राइट है, उनके पास ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं। इसी राइट थी तो 2 रुपए दे रहे हैं ना, तो मैक्सिमम उनको जो 2 रुपए का प्रीमियम दिया वो लॉस है, और कोई लॉस नहीं होता अगर वो अपने ऑप्शन को लैप्स कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट में प्राइस कम होता है, तो वो उनके पास पूरा राइट है ऑप्शन राइटर से खरीदने का। यानी कि अब यहाँ पे आपको पे ऑफ क्या होगा? अगर मान लो हम लोग मार्केट प्राइस को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस को एसआई से। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा
स्ट्राइक प्राइस से, तभी वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। मैंने कहा मान लो स्ट्राइक प्राइस 50 रुपए, मार्केट का प्राइस हो गया 52, तभी तो वो ऑप्शन राइटर से खरीदेगा, तभी उसको बेनिफिट है। तो उस केस में उसका पे ऑफ क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस। अगर वो नहीं खरीदता, मान लो मार्केट का प्राइस कम हो जाता है, वो अपने ऑप्शन को लैप्स कर देता है, तो उसका पे ऑफ क्या हो गया, जीरो, उसका प्रॉफिट जीरो हो गया। बट दिस इज पे ऑफ, दिस इज नॉट द नेट पे ऑफ। नेट प्रॉफिट क्या, नेट पे ऑफ क्या होता है, इस पे ऑफ में से आप प्रीमियम माइनस करेंगे, उसने प्रीमियम भी तो 2 रुपए का दे रखा है ना, वो भी आप माइनस करेंगे ताकि आप उसका नेट पे ऑफ निकाल सके। तो यानी कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो आपके स्ट्राइक प्राइस से कम है और वो ऑप्शन को लैप्स कर देता है, तो मैक्सिमम उसका लॉस क्या है, प्रीमियम का। लेकिन वहीं पर अगर वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, तो मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम विल बी द नेट पे ऑफ टू दी कॉल ऑप्शन होल्डर। ब्रेक इवन पॉइंट आई विल एक्सप्लेन लेटर। पहले आपको मैं इसका टेबल दिखाती हूँ कि हमने डिफरेंट क्या कंडीशन ली है। अब मैंने 5 कंडीशन लिया, मार्केट प्राइस मेरा 48, 50, 52, 54 और 56 है। ठीक है, ऐसे में स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस तो मेरा प्री डिटरमाइंड है, 50 पर ही रहेगा। अब वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट, मार्केट में प्राइस 50 रुपीज से कम है तो वो राइटर से तो नहीं खरीदेगा, ही विल लैप्स। और मार्केट में इक्वल है 50 है तो उसकी मर्जी है, ये नो भी हो सकता है और यस भी हो सकता है। अगर आप यस लेके करेंगे तब भी सेम आएगा, नो लेके करेंगे तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने नो लेके किया है। देन अगर मार्केट का प्राइस हो गया 52, तो ऑब्वियसली उसको तो 50 रुपए में खरीदने में बेटर है ना, वो ऑप्शन अपना एक्सरसाइज करेगा। देन मार्केट का प्राइस 54 हो गया, 56 हो गया, दोनों ही केसेस में उसको बेनिफिट क्या है, उसको स्ट्राइक प्राइस पर अपने राइटर से 50 रुपीज में खरीदने में उसको बेनिफिट है। ठीक है, सारे केसेस में उसका प्रीमियम तो 2 रुपए का कांस्टेंट है। अब उसको पे ऑफ कैसे निकालेंगे हम। फर्स्ट केस में जब उसने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, लैप्स हो गया, तो मैक्सिमम उसको लॉस क्या होगा, जो उसने 2 रुपए का प्रीमियम दिया, दैट इज द नेट पे ऑफ। सेकेंड केस में अपना ऑप्शन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उसका मैक्सिमम लॉस क्या हो गया, प्रीमियम विच इज -2। अगर मान लो यहीं पर वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता, ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या, 50 रुपए में वो खरीदता अपने राइटर से और मार्केट में 50 का बेच देता, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रीमियम और उसके साथ 2 रुपए का प्रीमियम पे किया, वो उसका लॉस बन जाता। तो चाहे वो ऑप्शन एक्सरसाइज करे ना करे, यहाँ पर वो सेम रहता है। देन अब मान लीजिए मार्केट में प्राइस हो गया 52, तो राइटर से 50 में खरीदेगा, ठीक है, और 52 में बेच देगा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 2 रुपए प्रीमियम भी दे रखा है, तो यहाँ पे उसका जीरो प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, और और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, जीरो आ जाता है, तो दिस इज आल्सो नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। देन मार्केट प्राइस अगर 54 है, तो ऑब्वियसली ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो क्या करेगा, 50 रुपए में राइटर से खरीदेगा और 54 में बेच देगा, तो उसको 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी उसने दे रखा है, तो वो 2 रुपए माइनस कर दोगे तो उसको 2 रुपए का नेट पे ऑफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस आपका 56 हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो राइटर से खरीदेगा 50 में, वो मार्केट से 50 में खरीदेगा, 56 में, सॉरी, वो राइटर से खरीदेगा 50 में, मार्केट में 56 का बेच देगा, दो, और उसको 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50 की चीज 56 में बेचने का, लेकिन उसने 2 रुपए का ऑलरेडी प्रीमियम दे रखा है, तो वो माइनस करके उसका जो नेट पे ऑफ हो गया वो 4 रुपीज का हो गया। इसी को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा ऐसा बनता है, मतलब 52 पे उसका ब्रेक इवन पॉइंट था, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, 50 या उससे कम होने पर उसने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, और वहां पर उसका लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 रुपीज प्रीमियम का। लेकिन जब मार्केट प्राइस 52 रुपीज से बढ़ता जाएगा, तो उसको गेन होता जाएगा। मार्केट प्राइस मान लो अनलिमिटेड है, 1000 रुपीज हो गए, 2000 रुपीज हो गए, तो उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए उसके जो उसका जो लॉस है दैट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम, लेकिन जो उसके प्रॉफिट के चांसेस है वो अनलिमिटेड है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। If anyone has any doubt, he or she can write in the chat box. So I can assume that it is clear to everyone.
जस्ट अ सेकेंड. नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. अब हम करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर. राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, आई विल शो यू. ओके, सेम एग्जांपल है, जस्ट रीड द एग्जांपल. राइटर का. नाउ रीड द एग्जांपल. नाउ द कॉल ऑप्शन राइटर हैज अपोजिट पोजीशन. उसकी पोजीशन अपोजिट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो होल्डर का गेन है वो राइटर के लिए लॉस हो जाएगा. ठीक है. he receives a fixed premium for selling the call option if the market price of the share on the expiry date is less. अच्छा देखिए, उसको तो ऑब्लिगेशन है. ठीक है. उसका पे ऑफ किस पे डिपेंड करता है, क्या होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं. होल्डर अगर एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो उसका पे ऑफ क्या होगा, उसको ऑब्वियसली होल्डर कब एक्सरसाइज करेगा, जब उसको गेन हो रहा होगा. उसको गेन होगा तो राइटर को लॉस हो जाएगा. यानी कि होल्डर जब भी अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो जो राइटर है उसको लॉस होगा. और अगर होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है, उस केस में जो है उसको प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट क्या होता है, उसका प्रीमियम. ओके. अब मार्केट प्राइस जो है, मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ठीक है. मार्केट प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा कि ऑप्शन होल्डर जो है वो उससे खरीद के मार्केट में बेचेगा. ठीक है. तो ऐसे में उसको जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा ना. नॉर्मली हम ये मानते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में सेटल होती है. ठीक है. फिजिकल डिलीवरी नहीं होती. नॉर्मली हम ये मानते हैं राइटर के पास भी खुद के पास तो शेयर्स रखे नहीं है जिसका वो एग्रीमेंट कर रहा है. अल्टीमेटली क्या होता है, उसे मार्केट से खरीद कर उस बंदे को देना है. अब मार्केट में प्राइस फॉर एग्जांपल 55 है, तो क्या करेगा, वो 55 में मार्केट से खरीदेगा और 50 रुपीज में उसको बेचना पड़ेगा होल्डर को. तो उसे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन 2 रुपए का तो उसको प्रीमियम का प्रॉफिट भी है, तो वो माइनस करने के बाद 3 रुपए का उसका लॉस हो जाता है. सो नाउ द पे ऑफ विल बी, इसका पे ऑफ अपोजिट हो जाएगा. जैसे कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज को होता है, ऑप्शन कब एक्सरसाइज करता था, जो होल्डर है वो ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेगा, जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस से, तब वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा. उस केस में उसका पे ऑफ था मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव. यानी कि माइनस ऑफ मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. क्यों? क्योंकि जो उसका गेन है वो उसका लॉस है. और अगर आपका ये उल्टा है, मतलब मार्केट प्राइस जो है वो कम है या बराबर है स्ट्राइक प्राइस के, उस केस में द ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड एंड द पे ऑफ विल बी 0. ओके. अब ये तो हो गई बात पे ऑफ की. और नेट पे ऑफ क्या होता है, इसी में
देखिए जो राइटर है उसका प्रीमियम गेन है, तो प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है। जैसे हमने होल्डर के केस में प्रीमियम माइनस किया था पे ऑफ में से, यहाँ पर नेट पे ऑफ निकालते हुए प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। चलिए सेम एग्जांपल लेते हैं। ओके मैंने ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताया था आपको, जहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे 50 की जब आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें, जहां मैंने पिछला टेबल बनाया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आपका आया था जब मार्केट प्राइस 52 था, स्ट्राइक प्राइस 50 था, ठीक है। बेसिकली मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस जहां प्रीमियम के बराबर होता है, तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तब ब्रेक इवन पॉइंट आता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। अगर हमारा मार्केट प्राइस है तो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सेम रहेगा राइटर होल्डर के लिए, क्यों? क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस दोनों ही के लिए ही बराबर है। यहाँ पर किसी को भी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, तो दोनों के लिए ब्रेक इवन पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। Okay, so again looking at the table from the point of view of the option writer. Now these are again the previous 5 cases where market price was 48, 50, 52, 54, 56. हमने अब ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे या नहीं होंगे ये तो कॉल ऑप्शन होल्डर डिसाइड करता है। तो अगेन जस्ट अ सेकेंड, ओके जब आपका स्ट्राइक प्राइस 50 रुपीज है, मार्केट प्राइस 48 है, तो वो ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस में वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बाकी 3 केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज में उसको राइटर से मिल रहा है और मार्केट में जो है महंगा है। अब जहां पर भी वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, उधर उसका पे ऑफ क्या हो गया, भाई ऑप्शन तो एक्सरसाइज किया नहीं, तो जो प्रीमियम मिला वो उसका गेन हो गया, दोनों फर्स्ट सेकंड केस में। थर्ड केस में मार्केट में जो है 52 रुपीज का, तो क्या करेगा राइटर, मार्केट से 52 में खरीदेगा और होल्डर को 50 में बेचेगा। 2 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन वही 2 रुपए का प्रीमियम का प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली उसका जीरो गेन बन गया। जब मार्केट का प्राइस 54 हो जाता है, तब क्या होगा, वो 54 में मार्केट से खरीदेगा और इस बंदे को होल्डर को 50 में बेचेगा। 4 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम का प्रॉफिट दे, तो जिसका नेट लॉस है वो कम होकर 2 रुपीज रह जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट में 56 होता है, तो उस केस में अगर मार्केट का प्राइस 56 है, तो इट मींस कि वो क्या करेगा, मार्केट से 56 में खरीदकर अपने होल्डर को 50 में बेचेगा। तो मतलब क्या होगा, उसके पास उसे 6 रुपीज का लॉस हो रहा है, लेकिन वही 2 रुपए का प्रीमियम का प्रॉफिट है, तो नेट लॉस घट के 4 रुपीज हो गया। तो ये हमने नीचे इसका चार्ट बनाया है, जहां पर अगर आप देखिए तो उसका पॉजिटिव क्या है, मैक्सिमम उसको गेन क्या होगा, प्रीमियम उसका मैक्सिमम गेन है, लेकिन लॉसेस के चांसेस उसके बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ेगा उसको हाई चांस हो जाते हैं, लॉस उसका उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस बढ़ने से राइटर का लॉस बढ़ता है और होल्डर का प्रॉफिट बढ़ता है। मार्केट प्राइस अगर घट भी जाता है तो होल्डर का लॉस लिमिटेड होता है प्रीमियम तक, और राइटर का जो है गेन लिमिटेड होता है प्रीमियम तक। तो इसलिए हम कहते हैं ऑप्शन के केस में जो होल्डर है उसका लॉस लिमिटेड है, बट ही हैज द चांस ऑफ अनलिमिटेड गेन्स। लेकिन opposite is the situation for the writer, for whom the profit potentials are limited but the chance of loss are unlimited. चलिए आगे करते हैं हम लोग पुट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुट ऑप्शन में क्या होता है, द होल्डर हैज द राइट टू सेल, ठीक है। अब वो सेल कब करेगा, जब मार्केट का प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस से कम है।
चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगेन एक इन्वेस्टर है, उसने पुट ऑप्शन खरीदा है। पुट ऑप्शन है कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50, मतलब उसके पास राइट है, वो फ्यूचर में 50 रुपए में वो शेयर खरीद सकता है राइटर से, जिसके लिए वो उसे 2 रुपए का प्रीमियम दे रहा है। अब वो राइटर से कब खरीदेगा? जब मार्केट, सॉरी, राइटर को सेल करने का एग्रीमेंट है। जस्ट ओके, तो ही हैज द राइट टू सेल एट ₹50 टू द राइटर। अब वो राइटर को कब सेल करेगा? जब मार्केट का प्राइस कम होगा। ठीक है, मतलब मार्केट में प्राइस अगर 50 रुपीज से कम होगा तो उसको बेनिफिट क्या है कि वो मार्केट से खरीदे 50 रुपए से कम में और राइटर को सेल कर दे। लेकिन अगर मार्केट का प्राइस 50 से ज्यादा है तो वो मार्केट में सेल करने में उसको फायदा है। ठीक है, तो उस केस में वो जो है अपने ऑप्शन को लैप्स कर देगा। यानी कि यहाँ पर वो अब एक जो ऑप्शन होल्डर है, पुट ऑप्शन होल्डर है, वो अपने ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेगा? ओनली व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। और ऐसे में उसको पे ऑफ क्या बन जाता है? उसका प्रॉफिट क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस। और अगर वो मार्केट प्राइस मान लो 50 जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है उससे ज्यादा हो जाता है तो ऑप्शन उसका लैप्स हो जाएगा और वहां पे उसका पे ऑफ 0 हो जाएगा। अगर हम नेट पे ऑफ की बात करें तो आपके पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट पे ऑफ आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आया ये मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ करवाती हूँ। इन द ब्रेक इवन, ओके, ये ब्रेक इवन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जस्ट ओके, अब मार्केट प्राइस है 44, 46, 48, 50, 52, 54। स्ट्राइक प्राइस हमारा 50 है। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में वो 44 में सेल करेगा और स्ट्राइक प्राइस मतलब 50 में जो है उसकी वो सेल कर सकता है राइटर को, तो ऑब्वियसली ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो इसका मतलब क्या है? मार्केट से उसने 44 रुपीज में खरीदा शेयर, 50 में बेच दिया अपने राइटर को, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम दे रखा जो कि उसका लॉस है, तो वो 2 रुपए माइनस करके उसका नेट प्रीपे ऑफ हो जाएगा 4 रुपीज। सिमिलरली अगर मार्केट का प्राइस 46 है तो ही कैन बाय द शेयर एट ₹46 फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू द राइटर एट ₹50, in which he will make a profit of ₹4, but the premium paid is also ₹2, so 4 minus 2 will give you the ₹2 net payoff. Similarly, when the market price is 48, he can buy at ₹48 from the market, sell it to the writer at ₹50, making a profit of ₹2, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम भी दिया है तो उसका अल्टीमेटली नेट पे ऑफ 0 हो गया। ये 0 को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कब आया? जब आपका मार्केट प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पे आएगा तो हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जो हमने ऊपर लिखा, ब्रेक इवन पॉइंट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द ऑप्शन प्रीमियम फॉर द पुट ऑप्शन राइटर। और वहीं पर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम था आपके कॉल ऑप्शन के लिए। कि मार्केट प्राइस 4052 हो गया तो इट इज सेंसिबल टू सेल इन द मार्केट रेदर देन टू सेल टू द होल्डर राइटर। तो वो अपने ऑप्शन को लैप्स कर देता है, लैप्स कर देगा। और इसी तरीके से जब 54 रुपीज में मार्केट का प्राइस है तो वो जो है राइटर को नहीं बेचेगा, इट वुड बी बेटर टू सेल इन द मार्केट। और ऐसे में उसका ऑप्शन लैप्स होता है, ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो उसका 2 रुपए का जो प्रीमियम उसने दे रखा है वो उसका एक लॉस हो जाता है। तो इसको अगर ग्राफिकली बनाते हैं तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। आपका 48 पे देखो ब्रेक इवन पॉइंट है, उससे
ज्यादा मार्केट का प्राइस बढ़ता है तो वो ऑप्शन को लैप्स कर देगा और वहां पर उसका 2 रुपए तक का मैक्सिमम लॉस है और उसका प्रॉफिट पोटेंशियल पूरे 50 रुपीज का है। क्यों? अगर मार्केट प्राइस 0 हो गया तो वो 0 में खरीदेगा उसको, एंड ही कैन सेल टू दी 15 सॉरी 48 है। अगर मार्केट में आपका जो प्राइस है वो 50 रुपीज 0 हो जाता है तो वो 0 में खरीदकर 50 रुपीज में अपने राइटर को बेच सकता है और 50 रुपीज का प्रॉफिट हो, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम दिया है तो उसका अल्टीमेटली नेट पे ऑफ कितना हो गया? 48 का। ठीक है, तो उसके पास अनलिमिटेड, मतलब उसके पास जो है, यहाँ पर अनलिमिटेड तो नहीं कहूंगी होल्डर के केस में, लेकिन होल्डर के केस में लॉस के चांसेस बहुत कम है। लॉस लिमिटेड है टू द प्रीमियम, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल काफी हाई है। और अगर हम यहीं पर ऑप्शन राइटर की पारी देखें तो पुट ऑप्शन राइटर भी अगेन राइटर के पास कोई के पास राइट नहीं है, उसके पास ऑब्लिगेशन है। मतलब कि अगर होल्डर अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा तो उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर राइट उसको होल्डर बेचेगा शेयर तो उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। अगेन होल्डर कब बेचेगा उसको? जब मार्केट का प्राइस कम है तब वो जो है राइटर को बेचेगा। ठीक है, ऐसे में जो उसका प्रॉफिट होता है आपके राइट होल्डर का, वो राइटर का जो है वो लॉस हो जाएगा। अगेन अगर मार्केट का प्राइस ज्यादा हो जाता है एंड द होल्डर विल लैप्स हिज ऑप्शन, वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है, ओके, तो उस केस में उसका मैक्सिमम जो लॉस होता है, सॉरी मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो क्या है? वो प्रीमियम पेड इज द मैक्सिमम प्रॉफिट टू हिम। यानी कि जब हम पे ऑफ की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, तभी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और ऑप्शन एक्सरसाइज होने पर राइटर को लॉस है, उसका लॉस क्या है? दैट इज दी माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हैं अगर हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो। It will be 0 if the market price is more than the strike price. अगर हम नेट पे ऑफ की बात करें तो नेट पे ऑफ में यहाँ पर आपका प्रीमियम ऐड हो जाता है राइटर को, क्योंकि प्रीमियम राइटर के लिए प्रॉफिट है। होल्डर के केस में हमने माइनस विल रिमेन सेम, स्ट्राइक प्राइस माइनस द ऑप्शन प्रीमियम। अभी आपके 5 केसेस आ गए वही वाले। मार्केट का प्राइस जब तक कम है, 44 है, 46 है, 48 है, तब तक होल्डर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। होल्डर अगर एक्सरसाइज ऑप्शन करता है तो इसका मतलब क्या है कि अब देखिए यहाँ पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो राइटर को वो शेयर 50 रुपीज में खरीदना पड़ेगा, किससे? होल्डर से, ओके। और उसको 44 में वो मार्केट में बेच सकता है। एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस 44 है तो उसको 6 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि 44 की चीज उसने 50 रुपए में खरीदी है, 6 रुपए का लॉस है। लेकिन 2 रुपए का प्रॉफिट है प्रीमियम का, तो अल्टीमेटली नेट लॉस कितना हो गया? 4 रुपीज। सिमिलरली जब मार्केट प्राइस 46 है, मतलब 50 और उसने को 50 रुपीज में खरीदना पड़ा है, तो 46 की चीज अगर वो 50 में खरीदेगा तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन 2 रुपए का प्रॉफिट भी, तो अल्टीमेटली नेट पे ऑफ उसका 2 रुपीज हो गया, -2, मतलब माइनस 2 रुपए का उसको नेट लॉस होता है। सिमिलरली मार्केट में अगर प्राइस 48 पर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अब उसको 50 में खरीदना पड़ रहा है तो अल्टीमेटली उसको 2 रुपए का लॉस है, लेकिन वहीं 2 रुपए का जो प्रीमियम है वो इस लॉस को कवर कर देगा और उसका नेट पे ऑफ 0 है। Other than this, अगर मार्केट प्राइस 50 या 50 से ज्यादा है, then the holder will not exercise the option will be lapsed, and in that case जो 2 रुपए का उसका प्रीमियम है वो उसका प्रॉफिट बन जाता है, उसका नेट पे ऑफ विल बी +2। इसी को हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, जहां पर उसके मैक्सिमम जो लॉस का पोटेंशियल है वो 48 है, और जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है उसका? 2 रुपीज में से ज्यादा उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बेटा प्रीमियम हर बार इसलिए ले रहे हैं, प्रीमियम हर बार इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि जो प्रीमियम है वो तो वन टाइम कॉस्ट है, दैट इज अ संक कॉस्ट, वो तो आपने पे करनी है तो करनी है, वो पे कर चुका है तो उसको तो हमें हर बार कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी एग्रीमेंट होता है तो प्रीमियम तो जो होल्डर है वो राइटर को देता ही है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए। लेकिन हमें उसको ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि भाई अगर मान लो एक होल्डर है उसने प्रीमियम दिया है तो उसका प्रॉफिट उतने रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि उतनी तो उसने कॉस्ट भी इनकर करी है इस वजह से। क्लियर है? और जो राइट के लिए प्रीमियम में सिर्फ उसका एक प्रॉफिट है, उसको और तो कोई प्रॉफिट का चांस है ही नहीं। वो हर बार, ये मैं आपको बार बार नेट पे ऑफ कर कर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने हर बार प्रीमियम को लिया है। प्रियंका मैं पीपीटी में से नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट से करवा रही थी अभी। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। चलिए आगे का कंप्लीट करते हैं इसका। Now next is the topic of the factors affecting the option premium. ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ये जो हम हर बार प्रीमियम ले रहे हैं, ये प्रीमियम किन चीजों पे बेस्ड होता है? प्रीमियम जब फिक्स किया जाता है तो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर फिक्स किया जाता है? अब वो ऑप्शन प्रीमियम, जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। देखिए, जो ऑप्शन का प्रीमियम है इन चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। अगर मान फर्स्ट है करंट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू हाई है तो प्रीमियम भी हाई होता है। एक तो भाई 1000 रुपए का शेयर है तो उस पर ऑब्वियसली प्रीमियम भी 20-30 रुपए कुछ तो होगा। वही एक 20 रुपए का शेयर है तो प्रीमियम 1-2 रुपए हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट की क्या वैल्यू, वो आपका फैक्टर है। देन वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है अंडरलाइंग एसेट में। जहां पर अंडरलाइंग एसेट हाईली वोलेटाइल होता है, वो रिस्की है, तो वहां पे प्रीमियम हमेशा ज्यादा होता है। और अगर एक स्टेबल शेयर है, पता है ज्यादा मूवमेंट नहीं होनी, तो वहां पर प्रीमियम कम होता है। देन स्ट्राइक प्राइस, कि आप कितने में उसका फ्यूचर का प्राइस आप कितने में सेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपका कॉल ऑप्शन है और स्ट्राइक प्राइस अगर लो है तो प्रीमियम हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में रिस्क किसको हो जाता है? रिस्क हो जाता है ऐसे केस में राइटर को। लेकिन वहीं पर अगर स्ट्राइक प्राइस लो है इन केस ऑफ दी पुट ऑप्शन, तो वहां पर प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर ऐसे में होल्डर जो है वो सेफ हो जाता है। एक्सपायरेशन टाइम जितना ज्यादा लंबा समय होता है उतना ही ज्यादा प्रीमियम हाई होता है। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है, फ्लक्चुएशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन आपका जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली प्रीमियम के साथ आपका लिंक्ड होता है। कैसे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आपका प्रीमियम भी जो है वो ज्यादा हो जाता है, और इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने की वजह से आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई हो जाता है तो प्रीमियम भी ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा। अब इनकम फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, इफ द अंडरलाइंग एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनी इनकम, ठीक है, तो उससे भी आपका जो, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर जैसे जो आपका इफ द अंडरलाइंग एसेट पेज एनी इनकम देन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी अफेक्टेड। मान लीजिए इफ एक शेयर है वो डिविडेंड पे करता है, ठीक है, तो शेयर प्राइस जो है डिविडेंड पे करने के बाद जो है डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसे केस में in such a case lower the price of the share, lower would be the call option premium and vice versa. Conversely अगर आपका lower the price, conversely lower the price of the share, higher would be the put option premium and vice versa. Okay, I think मेरी screen back हो गई है, just a minute.
नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। हम ऑप्शन का प्रीमियम या जो वैल्यू कहते हैं, वैल्यू इज द प्रीमियम बेसिकली, ऑप्शन का जो प्राइस होता है। ये जो प्रीमियम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। ओके, कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मार्केट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और पुट ऑप्शन के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इट इज द स्ट्राइक प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस। जिसका फॉर्मूला होता है ये हमेशा यही रहेगा, लेकिन ये आपकी नॉन नेगेटिव रहेगी। नॉन नेगेटिव मतलब मान लो कॉल ऑप्शन है जिसका मार्केट प्राइस है 100 रुपए और स्ट्राइक प्राइस है 90 रुपए, तो वहां पर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई? आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 10 रुपए। ऐसे में प्रीमियम है 12 रुपए, तो 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। टाइम वैल्यू क्या होगी? प्रीमियम में से अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर दूंगी तो मेरा जो है वो आ जाएगा मेरा टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू विल बी 2 रुपीज। नाउ अगर मान लो मार्केट प्राइस है 100 रुपए और इसका स्ट्राइक प्राइस है 5 रुपए, ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी -5, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऐसे में हम क्या करते हैं उसको जीरो कर देते हैं। सिमिलरली पुट ऑप्शन जो है उसका स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस होता है, और अगर मान लो आपका मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाए स्ट्राइक प्राइस से पुट ऑप्शन के केस में, तो द वैल्यू विल बी जीरो बट नॉट नेगेटिव। ठीक है, और जब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा तो टाइम वैल्यू पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम जो है वो बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू हो जाएगा। Now, derivatives market in India. This is the last topic. आपका इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट किस तरीके से इवॉल्व हुआ? देखिए, जो 1993 में जो स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो है या बदला सिस्टम है इंडिया में वो बैन हो गया था। उसके बाद इट वाज फेल्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब टू डेवलप एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब अगर मान लो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस भी करना है तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए होता है। तो सेबी ने एलसी गुप्ता कमेटी को जो है नवंबर 1996 में अपॉइंट किया। एलसी गुप्ता कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इक्विटी डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इंडिया में इक्विटी डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस होने की एक अर्जेंट नीड फील करी गई। ओके, ऑल्सो they recommended the introduction of derivatives in a phased manner, कि धीरे धीरे इंडिया में डेरिवेटिव्स लेकर आना चाहिए, और सेबी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर दिसंबर 1999 में SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को हमने अमेंड किया, और वहां पर सिक्योरिटीज के मीनिंग में डेरिवेटिव्स को इंक्लूड किया गया। पहले जो सिक्योरिटीज का मीनिंग था उसमें डेरिवेटिव नहीं था। 1999 में सिक्योरिटीज में हमने डेरिवेटिव को भी इंक्लूड किया। मार्च 2000 में फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। फिर जून 9 2000 को BSE ने अपना सबसे पहला इंडेक्स फ्यूचर सेंसेक्स के ऊपर लॉन्च किया, और जून 12 2000 में NSE ने अपना इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किया निफ्टी के ऊपर। ठीक है, देन ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन में जून 2001 में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के ऑप्शंस में देखो, इंडेक्स ऑप्शन आपके इंडेक्स के ऊपर होता है, और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स के ऊपर जो ऑप्शंस है वो जुलाई 2001 में स्टार्ट हो गए। और आफ्टर दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी वर लॉन्च्ड इन नवंबर 2001, और करेंसी फ्यूचर्स जो है वो 2008 में हमारे स्टार्ट हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, derivatives market in India. Now, if there is any doubt to anyone, please ask. अभी जो मैंने ये शेयर मतलब आपको वैल्यू बताई है, क्योंकि किसी ने लिखा मैम PPT एंड वर्ड शेयर, तो ये अभी विजिबल थी? Was it presentable? आपको दिख रहा था? Please write. Okay, everyone. और आपको अगर किसी को ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वाला क्लियर नहीं है, जो हमने ऑप्शंस की ये स्ट्रैटेजीज करी है, ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन और करा दूंगी, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज इन द चैट बॉक्स। इसमें से आपको अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते हैं। ओके।
ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, ऑप्शन ग्रीक्स, जस्ट अ मिनट। ये तो बेसिकली आपके रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ऑप्शन ग्रीक्स, एंड इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस योर सिलेबस। इनफैक्ट ये ऑनर्स में ना प्रोग्राम में ऑप्शन ग्रीक्स तो बेसिकली ऑप्शन के रिस्क को कंप्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, और आजकल तो इसके ऊपर आपके कैलकुलेटर्स भी हैं। देखिए स्वैप में बेसिकली क्या होता है, स्वैप आपका एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दो पार्टीज अपने कैश फ्लोज या लाइबिलिटीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो किस तरीके से लाइबिलिटी या कैश फ्लोज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, और इसके लिए वो दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, तो बीइंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, ये आपके ना तो इनफैक्ट आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में, ना ही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में, और इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है आई हैव नो आइडिया। हाँ बच्चे, आप रेगुलर ट्रेड करते हैं और रेगुलर ट्रेडिंग में ग्रीक्स से आप इसका रिस्क कंप्यूट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें ऑप्शन ग्रीक्स नहीं है। तो वी आई हैव टू गो बाय द सिलेबस, बिकॉज जो आपके सिलेबस में वो सब मैंने आपको करा दिया है। एनीथिंग एल्स? ओके, आई होप दिस योर payoffs is clear to everyone, because payoffs are important। आपके जो ये ऑप्शन के payoff है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के, होल्डर के, राइटर के, द टेबुलर प्रेजेंटेशन, देयर ग्राफ, ये आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लियर है, और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, मन आस्क मी अबाउट दी कि मैम लास्ट क्लास में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो टुमारो इज अ, वैसे आपकी एक तो क्लास म्यूचुअल फंड की जो है बीच में रह गई थी, जो मेरी परसों शेड्यूल थी, बट आई कुडंट टेक दैट क्लास ऑन 12th, ठीक है। तो दैट इज रीशेड्यूल्ड फॉर 30th, म्यूचुअल फंड्स वाली क्लास हम 30th को लेंगे। और उसके अलावा आपका जो सिक्योरिटी, आपकी जो सेबी वाली क्लास है जो कल होगी, उस क्लास में जो बचा हुआ टाइम होगा, दैट आई विल टेक दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर लेकर उसको हम करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, now all of you can leave. I'm ending the call.